कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 और हम लोग पहुँच गए थे चैप्टर नंबर 7 पे। एक थोड़ा डिस्क्लेमर है, लास्ट वीडियो में मैंने जो है इसको चैप्टर नंबर 8 बोल दिया था और चैप्टर का नाम बता दिया था अशोक द एम्परर हू गेव अप वार, मगर अंदर का कंटेंट सेम था, चैप्टर एकदम सेम है वर्ड बाय वर्ड। बस मुझे वो कहीं से पीडीएफ ऐसा मिल गया था जिसमें पुरानी बुक का मतलब नेम पुराना दे रखा था जिसमें अशोक द एम्परर हू गेव अप वार, मगर चीज़ें सारी की सारी वही हैं इसके अंदर भी। तो आज हम इसी में आगे पढ़ेंगे। मतलब ये अभी जो एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक है उसके हिसाब से है चैप्टर का नाम। तो आधा चैप्टर हमने इसके अंदर पढ़ लिया था जिसके अंदर हमने देखा था कि छोटे छोटे किंगडम्स मिल करके एक बड़े एम्पायर का रूप ले लेते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा एम्पायर जो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर जो इस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम था मगध। मगध साम्राज्य हम लोग उसको बोलते हैं। तो वो पहला साम्राज्य था और वो किसने बिल्डअप किया था बेटा? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बिल्डअप किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के एक जो हमने बताया था कि उनके राजपुरोहित थे या आप कह सकते हो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था कौटिल्य, या उनको विष्णुगुप्त बोलते हैं, या फिर उनको तीन नामों से मैंने बताया था। क्या क्या नाम थे? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, है ना। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ही एक फेमस बुक है। फिर हमने दूसरी चीज़ उसके बारे में पढ़ी थी कि उसके इनके चंद्रगुप्त मौर्य के जो है काल में एक राजदूत आए थे, है ना, ग्रीक राजदूत आए थे जिनका नाम था मेगस्थनीस। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जो वहाँ पे रहते हुए उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र में। बुक का नाम था इंडिका। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये दोनों की दोनों, और आपको हमेशा याद रखनी है ना। तो मगध के ऊपर ऐसा नहीं कि सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य ने ही राज किया या फिर उसके जो बेटा था, उसका बेटा कौन था? बिंबिसार, बिंदुसार था। फिर बिंदुसार के बाद उसका जो बेटा हुआ वो अशोक महान हुआ, है ना। आज हम अशोका के बारे में और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और मेनली आज अशोका के ऊपर ही फोकस रखेंगे, है ना। अशोका ए यूनिक रूलर। तो क्यों यूनिक है भाई, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो उसको दूसरे दूसरे जो एम्परर हुए या जो दूसरे राजा हुए उनसे कैसे उसको अलग करते हैं ना। The most famous Mauryan ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. इंस्क्रिप्शंस मैंने बताया था बेटा, वो चट्टानों के ऊपर उसने लिखवा दिया था, आज भी वो लिखा हुआ है ना। वो कब, मान लो कि आप उसने 300 BC में, आज से लगभग 2400-2500 साल पहले उसने लिखवा दिया था। वो आज भी हमारे पास लिखा हुआ है। उसने बहुत सारे पिलर खड़े करवाए थे, रॉक पिलर्स खड़े करवाए थे, उनके ऊपर भी अपने जो है आदेश लिखे हुए हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो जनता के लिए भी हैं और जो उसके मंत्रियों के लिए भी हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत, प्राकृत हमने पढ़ाई था, एंड वर रिटर्न इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो प्राकृत की एक स्क्रिप्ट होती है, जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट क्या होती है बेटा? देवनागरी स्क्रिप्ट बोला जाता है। ऐसी प्राकृत एक भाषा है जो उस एरिया में बोली जाती थी और उसकी जो स्क्रिप्ट होती थी वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट होती थी। अशोकाज वार इन द कलिंगा। तो ये जो अशोक ने मेन तो सारा जो साम्राज्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीत करके इकट्ठा कर दिया था इन लोगों के लिए। बिंदुसार ने भी कुछ खास नहीं किया। अशोक ने भी सिर्फ एक बैटल की थी बेटा, जो कलिंग कवार जिसे बोला जाता है। और कलिंग मॉडर्न डे उड़ीसा के पोर्शन को बोला जाता है, जो कोस्टल बेल्ट है उसको कलिंग करके बोला जाता था। आज भी उसको कलिंग के नाम से हम लोग जानते हैं, मगर अभी उसका नाम उड़ीसा है। कलिंग इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, सीन पेज नंबर सी मैप 5 पेज नंबर 63। अशोका fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. तो उसने लड़ाई तो शुरू कर दी बेटा, जब उसने जीत भी लिया उस वार को, है ना, कलिंग के ऊपर उसका कब्जा भी हो गया, मगर जब उसने उस इलाके में जा कर के हालत देखी तो उसका दिल जो है बिल्कुल एकदम पसीज गया। उसने सोच लिया कि आज के बाद जो है मैं ये लड़ाई झगड़ा कोई भी दूसरी लड़ाई नहीं लड़ूंगा किसी एरिया को जीतने के लिए। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कनकेस्ट आफ्टर विनिंग ए वार। जिसने जो है लड़ाई करना छोड़ दिया, इवन एक लड़ाई जीतने के बाद भी, है ना। ऐसा नहीं हारने के बाद एक तो भाई कमज़ोर सा हो, मगर वो कमज़ोर शासक तो था नहीं कि दूसरा वो लड़ सकता था कितना भी, है ना। फिर भी उसने लड़ाई लड़ना उसके बाद छोड़ दिया। तो अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार।
तो अभी कलिंग वार का जो है उसका एक मेजर उसने 13 राजाज्ञाएं लिखवाई, 13 इंस्ट्रक्शंस लिखवाई, 13 लाइनें लिखवाई, आप समझ लो रॉक के ऊपर है ना, चट्टान के ऊपर। वो आज भी सुरक्षित है। तो उनमें से 13वीं जो लाइन है उसके अंदर उसने जो है कलिंग वार के ऊपर डिस्क्राइब कर रखा है क्या क्या हुआ। तो ये उसी की भाषा में आप कह सकते हो कि आज भी हमें लिखा हुआ मिलता है। दिस इज वट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस 8 years आफ्टर बिकमिंग द किंग आई कनकर्ड कलिंगा। तो बोलता है कि 8वें साल में जब मैंने जो है 8 साल हो गए थे मुझे राजा बने हुए, 274 BC में वो बना था। बोला उसके बाद जो है मैंने कलिंग की लड़ाई छेड़ी है। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड। बोलता है 1.5 लाख हमने कैदी बना लिए। एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड। और बोलता है 1 लाख से भी ज़्यादा जो है इस युद्ध के अंदर लोग मारे गए। दिस फील्ड में विद सोरो वाई। तो बोलता है कि इससे मैं दुखों से भर गया हूँ, मगर क्यों, है ना। वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कंकर्ड लैक्स ऑफ पीपल डाई एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर्स, है ना। जो तो गुलाम ही बना लेते थे, उनको दास बना लेते थे उस एरिया के लोगों को। ब्राह्मण्स एंड मोक्स आल्सो डाई। तो भाई जब लड़ाई होगी तो उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं सभी के ऊपर जो है कष्ट आएंगे। सभी बहुत सारे लोग उनमें से, चाहे वो साधु संत हों, सभी मारे जाते हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लूज देयर लव्ड वंस। तो कह रहा भाई जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, जो तो अच्छे भी थे एकदम, है ना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, उन सब को भी मार दिया जाता है। क्योंकि लड़ाई में बेटा बड़ा मुश्किल हो जाता है पहचान करना ये अच्छा है ये बुरा है। जो सामने आता है उसके साथ हिंसा होती है। दैट इज़ वट आई एम सैड एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा एंड टू टीच अदर पीपल अबाउट इट एज वेल। तो धम्म धम्म जो है अशोक का, वो बेसिकली प्राकृत वर्ड है जिसका संस्कृत में मतलब धर्मा होता है ना, धर्म होता है, जिसे हम धर्म बोलते हैं। हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, तो इस टाइप से होता है। आई बिलीव दैट विनिंग आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धमा इज़ मच बेटर देन कनकरिंग दैम थ्रू द फोर्स। वो बोलता है कि भाई धर्म से लोगों को जीतना ज़्यादा अच्छा है, ना कि फोर्स के, तलवार के बल पे उनको जीतने के। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर सो दैट माई सन्स एंड ग्रांड सन्स आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट द वार। वो बोलता है कि मैं ये मैसेज इसलिए चट्टानों के ऊपर लिखा रहा हूँ ताकि ये सदा चलता रहे और मेरे बेटे पोते और पड़पोते जो हैं वो इस मैसेज को फॉलो करते रहे। ऐसा हो सकता है क्या बेटा? बिना लड़ाई के राजा का टिक पाना बड़ा मुश्किल काम है ना। अशोक के जाने के बाद सारे उसके जो लड़के वगैरह हुए, पोते वगैरह हुए, सब नालायक थे, कोई उसके साम्राज्य को संभाल नहीं पाया। आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे कैसे एक उसी के मंत्री ने जो है उसके एक जो आप कह सकते हो पीढ़ियों में 10वें नंबर का राजा था उसको मार करके राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया, है ना। उसको तो लगा था मेरी जो डायनेस्टी है वही सदा चलती रहेगी। हाउ डिड द कलिंगा वार ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन अशोका एटीट्यूड टुवर्ड्स द वार। वो तो उसने बता ही दिया। धमा इज द प्राकृत वर्ड और संस्कृत में जिसे हम धर्म करके बोलते हैं ना। वट वाज अशोक का धम। अभी जो है अशोक का जो धम था इसको बार बार अपने उसके अंदर बोलता है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं उसका क्या मतलब है, अशोक धम से क्या कहना चाहते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अशोक का धमा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड। वो बेसिकली बौद्ध धर्म से इंस्पायर्ड था बेटा। जैसे बौद्ध धर्म में धम बोला जाता है ना, धर्म को धम बोलते हैं। और बौद्ध धर्म में अभी तो होने लगी है, बाद में आके उसके अंदर कुरीतियाँ आ गई। पहले जो था वो किसी भगवान को नहीं मानते थे, वो किसी पत्थर देवी इन सब की पूजा नहीं करते थे, किसी देवी देवता को नहीं मानते थे। बाद में बुद्ध को ही पूजा जाने लग गया, जबकि बुद्ध ने सारे मैसेज ऐसे दिए थे कि किसी एक को आपको भगवान नहीं मानना है। तो किसी मतलब वर्शिप के खिलाफ था किसी गॉड की। और परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस, उस टाइम पे बेटा ये सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ वगैरह में, हवन वगैरह में ये बहुत ज़्यादा दिए जाते थे। बहुत ज़्यादा जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। एक पुरुष में यज्ञ होता था, उसमें तो मनुष्य की बलि चढ़ा दी जाती थी, है ना। He felt that just as a father tries to teach his children, he has a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teaching of Buddha. तो बुद्ध की टीचिंग हमने पढ़ी है चैप्टर नंबर 6 में। वो उसकी टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था और बाद में उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण भी कर लिया था। देर वर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, है ना। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगती थी समाज के अंदर।
पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड दिस समटाइम्स लेड टू कन्फ्लिक्ट। तो भाई उस टाइम पे बहुत सारे, कोई बौद्ध धर्म फॉलो करता था, कोई जैन धर्म, कोई हिंदू धर्म, है ना। इसी टाइप से बहुत सारे धर्मों को फॉलो करने वाले लोग थे। उसमें भी फिर अलग अलग टाइप के थे। कोई शिव भक्त था, हिंदू धर्म में भी तो बहुत सारे डिवीज़न है। कोई वैष्णव है, कोई शैव है ना, शिव की पूजा करने वाला, विष्णु की पूजा करने वाला। इस टाइप से अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग हुआ करते थे बेटा। बिसाइड्स देर वर, अच्छा इसके बाद आ गया, एनिमल्स वर सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा, वो तो मैंने बताया, यज्ञ हवन वगैरह में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया जाता था एनिमल्स का। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, उनको तो बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता था, जो दास दासी होते थे, कि उनसे हम कुछ भी काम ले सकते हैं, उन्हें कभी भी मारपीट कर सकते हैं उनके साथ। बिसाइड्स देर वर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमंग्स नेबर, झगड़े आपस में होते रहते थे। अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम्स, उसको लगा कि ये मैं राजा हूँ तो भैया मेरा ही कर्तव्य बनता है कि मैं इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करूँ। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महामाता, धम्म महामात्र उनको बोला जाता था, यहाँ धम्म महामाता लिख रखा है। हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। तो अशोक की जो धम्म नीति थी वो जगह जगह पर विजिट करते रहते थे उसके पूरे साम्राज्य में, और लोगों को बताते रहते थे भाई आपस में मिलकर रहो, बुजुर्गों साधु संतों का जो है आदर करो, सम्मान करो, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो, दास दासियों, जितने भी निर्जीवित प्राणी है या फिर जो एनिमल किंगडम है, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करो। बिसाइड अशोक का गोट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, वो तो कई बार हम बात कर ही चुके हैं। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स। तो एक खास उनको बताया गया था भाई सारी जनता तो पढ़ी लिखी थी नहीं बेटा, है ना, कि कुछ अशोक ने लिखवा दिया और वो पढ़ के उसे समझ जाएंगे। तो अपने जो राज्य के कर्मचारी होते थे उनको वो नियुक्त करता था, भाई जगह जगह पर जाओ और ये जो मेरे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं इनको लोकल लैंग्वेज में पढ़ के लोगों को समझाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या करना चाहता हूँ, ताकि शांति बनी रहे समाज के अंदर। Ashoka also sent messengers to spread his idea about Dham to other lands such as Syria, Egypt, Greece, and his two sons and his son Mahendra and daughter Sangmitra to Sri Lanka. तो उसने मतलब उसने बहुत सारे अपने राजदूत भेजे जो दूसरे देशों में गए, ताकि उनको भी ये जो धर्म का पाठ है पढ़ाया जा सके, या कह सकते हो आप धर्म का जो अशोक समझता था उसका पाठ वहाँ भी पढ़ाया जा सके, कि सारी दुनिया में शांति फैल जाए। तो सोचो उसकी सोच कैसी थी बेटा, है ना। वो अपने अपने देश का नहीं, वो दूसरे देशों का, पूरे विश्व का जो है वो उद्धार करना चाहता है, वही शांति व्यवस्था कायम रहे। तो कहाँ कहाँ उसने भेजे, सीरिया इजिप्ट में भेजे बेटा, ग्रीस में भेजे, है ना। और अपने बेटा और लड़का और लड़की जो थे संघमित्रा और जो है महेंद्र को उसने श्रीलंका भेजा था। देखो उसी के टाइम पे जो है बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा फैला है ना, पूरा श्रीलंका उस टाइम पे बौद्ध धर्म को उसने ग्रहण कर लिया। और भी बहुत सारे जो मॉन्क्स थे वो दूसरी दूसरी जगह पर गए थे। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस। तो रोड उसने बनाई ताकि आवागमन में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रैवलिंग में आसानी हो सके। बहुत सारे कुएं खुदवाए बेटा, ताकि पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाए। और बहुत सारे जगह जगह पे जैसे रेस्ट हाउसेस बनवाए, है ना, क्योंकि वो तो बहुत दिन उनको ट्रैवल करना पड़ता था, लगातार कई कई दिन पैदल चलना पड़ता था, घोड़ों में, रथों में चलना पड़ता था। तो राष्ट्र को रेस्ट करने के लिए जगह जगह पे उसने रेस्ट हाउसेस बनवा दिए सड़क के किनारे। उसने जो है मेडिकल, बहुत जानवरों का भी अस्पताल बनवाए और आदमियों के भी अस्पताल बनवाए। तो उसने जो अपना सारा जो पैसा था ना वो इन्हीं कामों में लगाना शुरू कर दिया, जनता के कल्याण के अंदर ही, है ना। सारी कल्याणकारी योजनाओं में ही खर्च करना शुरू कर दिया। पहले तो मैक्सिमम जो खर्चा होता था वो सेना के ऊपर होता था, उनके शस्त्र खरीदने में, है ना, ये सारी चीज़ों में ही, लड़ाई में ही ज़्यादातर खर्चा होता था। तो इसको पहले से अपने दादा से बहुत बड़ा एम्पायर मिला था, तो और ज़्यादा इसको एक्सपेंशन करने की इच्छा नहीं थी, है ना। ये देखो कितना बढ़िया बुल, और आर्किटेक्चर उसके टाइम पे बहुत डेवलप हो गया था बेटा। आर्किटेक्चर ही बोला जाता है ये जो स्टोन में कार्विंग करके मूर्तियाँ वगैरह बना रखी हैं। तो जो उसके टाइम पे हुआ ना वो वैसा उसके बाद फिर कभी नहीं हो पाया, मतलब कई हज़ारों सालों तक। आज भी उसके राष्ट्रपति भवन में ये रखा हुआ, देखो ये रामपुरवा एक जगह है बिहार के अंदर। तो वहाँ पे एक पिलर के ऊपर ये सांड जो है बुल का जो आप देख सकते हो, स्टोन कार्विंग या स्कल्पचर बना हुआ है ना, स्कल्पचर इसको बोला जाता है। तो पिलर तो टूट गया था, तो ये ऊपर का पोर्शन बचा हुआ है जिसको ला करके रामपुरवा बिहार से ला करके राष्ट्रपति शासन में रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना मतलब स्मूथली से बनाया गया है ना। उस टाइम पर तो हाथों से बनाया है,
आजकल तो इतनी सारी मशीनें आ गई बेटा, वो आप कंप्यूटर में फीड कर दो, वो अपने आप कटिंग फटिंग करके मूर्ति बना के आपके लिए निकाल देगी। तो कितनी अच्छी इसके ऊपर पॉलिश करी गई है, स्मूथनेस देखो, पिलर के नीचे देखो फूल पत्तियाँ वगैरह बना रखी हैं, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, है ना। कितने अच्छे से उसने ये सारा बनाया है ना। ये फूल पत्तियाँ देखो यहाँ पे, ये कितनी अच्छी कार्विंग कर रखी है, इतना बढ़िया से एकदम बिल्कुल बढ़िया डिज़ाइन बना रखा है। तो उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वो शेर वाला हमने देखा था जो अपने करेंसी नोट्स के ऊपर मिलता है ना। तो अशोक का मैसेज टू इस सब्जेक्ट, तो उसने क्या क्या चीज़ें खुदवाई, वही लोगों को क्या क्या करना चाहिए देखो। एक हम पढ़ के सुनाते हैं, पीपल परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल। वो बोलता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, बहुत सारे है ना, आज भी टोंट के करते हैं, ये भगवान मैं ठीक हो जाऊँ, या परिवार वाले करते हैं, इतने भूखों को खाना खिला देंगे हम, ये पाठ करवाएंगे, ये हवन करवाएंगे, आज भी वो चीज़ें चलती हैं ना। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, जब बच्चों की शादियाँ होती हैं तब भी हम इतना बड़ा खाना करते हैं। शादियाँ तो आप सबने अटेंड की है। व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न, जब होता है ना, आजकल क्या हो गया, वो डीजे लगा देते हैं, वही खाने पीने का अरेंजमेंट कर देते हैं एकदम बढ़िया से। तो आज भी हम वो रिचुअल्स करते हैं, पहले दूसरे टाइप से होते थे बेटा, डीजे वीजे नहीं होता था। और व्हेन दे गो ऑन ए जर्नी, तो देखो आज जर्नी में जाने से पहले तो हम कम ही रिचुअल करते हैं, मगर उस टाइम पे जर्नी पे जाना भी बड़ा मुश्किल काम होता था बेटा। डाकू लूट लेंगे रास्ते में, वही बाढ़ आ जाए, कहीं बारिश में फंस गए आप, तूफान में फंस गए, उसके बाद कहीं जानवरों का खतरा रहता था, जंगली जानवरों का, और सबसे ज़्यादा तो ये डाकू वगैरह का खतरा रहता था। तो उस टाइम बड़ा डर था जर्नी पे जाते टाइम ना। तो उस टाइम भी ये बहुत सारे हवन वगैरह भगवान से प्रार्थना करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे कि मेरी ये जर्नी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो वो कहते हैं कि ये जो रिचुअल्स हम लोग करते हैं ना, ये सब यूज़फुल नहीं है। वो बोलता है कि इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। व्हाट आर द अदर प्रैक्टिसेस, वो बोलता है ये सब हमें नहीं करना चाहिए, रिचुअल्स जो हम भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने जो सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं, दास हैं, उनके साथ हम अच्छे से बर्ताव करें, बड़ों की हम जो है बड़ों की इज्जत करें, है ना। उसके बाद बोलता है गिफ्टिंग, तो ये देखो ब्राह्मण और जो मॉन्क्स, मॉन्क्स बोला जाता है ब्राह्मण, तो ये पूजा पाठ करवाते ही थे। मॉन्क्स क्या होते थे, साधु संत होते थे बेटा। तो पहले से हिंदुस्तान के अंदर ये चली हुई है कि भाई कोई भी, क्योंकि बहुत सारे भिक्षु हुआ करते थे बेटा, वो तो मांग के ही खा अपना पेट भरते थे, है ना। तो ये हमारे यहाँ परंपरा होती थी कि भाई कोई भी जो दरवाजे पे आ गया है उसको खाली हाथ नहीं जाने देना, है ना। कुछ आपके घर में रोटी हो, चावल हो, दाल, जो भी आपको बना हुआ है, वो साधु संतों को खिलाना होता था, है ना। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अदर्स रिलीजन। वो बोलता है कि पहले ही उसने बोला कि इतने सारे कल्चर्स रिलीजन के लोग हमारे यहाँ रहते थे जो आपस में अपने की बढ़ाई करते रहते थे। जैन वाले बोलेंगे नहीं बुद्ध तो एकदम ख़राब है, बुद्ध बोलेंगे ब्राह्मण ख़राब है, ब्राह्मण बोलेंगे दोनों ख़राब है। तो आपस में यही झगड़ा चलता रहता था। वो बोलता है भाई दूसरों की रिलीजन की जो है आप वो बुराई मत करो, इससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। बोलता है ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, है ना, दूसरे धर्म की हमें जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ वन प्रेज इज वन ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वन ओन रिलीजन। वो कहना चाहते हैं कि भाई हम दूसरों की जब बुराई करते हैं ना, दूसरे धर्मों की, तो असल में हम अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it। कितनी बड़ी बात उसने बोली है कि भाई दूसरे धर्मों में जो अच्छी बातें हैं हमें उसे अपना लेना चाहिए, है ना। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोका मैसेज दैट यू थिंक दैट रिलेवेंट टुडे। नहीं तो बहुत रिलेवेंट आज भी, भाई उस चीज़ को हमें मानते हैं कि हमें दूसरों के धर्म की भी इज्जत करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आ जाता है द ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये कैसे दे रखा है उसको अभी हम लोग देखते हैं। देखो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है ना। तो ये इंग्लिश का लेटर है ए। वो कहता है कि द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट से सारी निकल करके आई है जो आजकल हमारी लैंग्वेजेस ही है ना। और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, तो बहुत सालों में कई सारी लैंग्वेज डेवलप होगी बेटा इस एक ही स्क्रिप्ट से। हेयर यू कैन सी द लेटर ए, ए मैंने बना ही दिया है, इज़ रिटर्न इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, है ना। ए जो है अर्ली ब्राह्मी रिलीजन के अंदर इस टाइप से लिखा जाता था, आजकल हम हिंदी में
जिसे हम देवनागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं। हिंदी में ए करके लिखते हैं, बंगाली में ए को ऐसे लिखा जाता है बेटा, मलयालम में इस टाइप से लिखा जाता है और तमिल में ऐसे लिखा जाता है ना। तो अभी सोचो, सोचना बहुत ज़रूरी है, इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है ना। सोते टाइम आपको जो है सपने आना बहुत ज़रूरी है। यू लिव इन कलिंगा, वो कहता है कि आप कलिंग में रहते हो, एंड योर पेरेंट्स हैव सफर्ड इन वार, है ना। मैसेंजर्स फ्रॉम अशोका हैव जस्ट अराइव्ड विद न्यू आइडियाज़ अबाउट धमा, डिस्क्राइब द डायलॉग बिटवीन देम एंड योर पेरेंट्स। वो कहता है कि भाई आप कलिंग में रहते हो और बहुत ज़्यादा सफ़र किया आपने लड़ाई की वजह से, और अब जो है शांति दूत आगे हैं अशोक के, वो आपको शांति का संदेश समझा रहे हैं। तो आपके पिता, आपके पेरेंट्स और उन शांति दूतों के बीच में क्या वार्तालाप होगी, आप सोच के देखो। ये आपको खुद सोचना है बेटा, दिमाग पे थोड़ा जोर डालना और खुद सोचना है ना कि क्या बातें होंगी उन दोनों के बीच में। बोलता भैया हमें बर्बाद कर दिया, अब तुम यहाँ शांति का मैसेज देने आए हो, पहले दे देते, है ना। आप खुद भी सोचो इन सारी चीज़ों के बारे में। तो बस अभी तो आपके क्वेश्चन आंसर आ गए, वो तो आपकी मैडम्स वगैरह करवाई देंगी, वो मुझे करवाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, हम उन्हें भी डिस्कस कर लिया करेंगे। बस अभी फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट लग रही है कि मुझे करनी चाहिए बेटा, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखना। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।